ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में थ्योरम नंबर में 1 में क्या है कि सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट रियल नंबर सी। हमारे पास एफ और जी दो रियल फंक्शंस दे रखे हैं जो कि कंटिन्यूअस है किस पे, एक रियल नंबर सी पे। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है थ्योरम, फर्स्ट का थ्योरम 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि एफ और जी जो फंक्शन होगा ना वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा, एफ प्लस जी। अगर एफ सी पर कंटिन्यूअस है, जी सी पर कंटिन्यूअस है, तो उनका जो सम फंक्शन होगा वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा सी पर, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा सी पे, और एफ अपॉन जी जो है ना वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जी ऑफ सी शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। जी ऑफ सी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जैसे कि हम जब भी एफ अपॉन जी की बात करेंगे ना, तो एफ अपॉन जी में तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस एक्स पर जी फंक्शन जीरो हो जाएगा तो वो एक्स तो हमारा एफ अपॉन जी के डोमेन में ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर उसमें क्या बोलेंगे कि जी ऑफ सी, अगर सी पर जी फंक्शन जीरो हो जाएगा तो एफ अपॉन जी के डोमेन में नहीं होगा, तो जी ऑफ सी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात हो गई। इसको चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। अच्छा, इसका थोड़ा हम एक्सटेंशन क्या होगा इस थ्योरम का, मतलब एक्सटेंशन बोलने का ये मतलब है कि इसको थोड़ा हम और कैसे एलोबरेट कर सकते हैं। अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, अगर एफ फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस है, जी फंक्शन है वो भी एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस है, तो इस दोनों से हमें क्या, एरो देने का मतलब कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या हमें पता चला, एफ प्लस माइनस जी फंक्शन ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर होगा। एफ इंटू जी फंक्शन क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पर। एफ अपॉन जी फंक्शन क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू सी पर। मान लो कि हमारे पास अब एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है डी वन डोमेन पे और ये इस पर कंटिन्यूस है, और एक जी फंक्शन है जो कि डिफाइंड है डी टू डोमेन पर, ये भी इस पर कंटिन्यूस है। तो एफ और जी का जो कॉमन डोमेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डी वन इंटरसेक्शन डी टू। तो इस डी वन इंटरसेक्शन डी टू पर क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ है जो कि जिसका डोमेन मान लो सपोज डैट 1,5 है, ऐसे करके ये इस पर कंटिन्यूस है। डी टू हमारे एक फंक्शन, ये जो है डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का है, ये मान लो 2 to 10 है, ये डोमेन ऑफ जी फंक्शन है। तो एफ फंक्शन अपने 1 to 5 इस पूरे डोमेन पर कंटिन्यूस है, जी फंक्शन भी इस पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस है। तो इसका डी वन इंटरसेक्शन डी टू क्या होगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू हो जाएगा हमारा 2 to 5। इस पर हमारा एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, या डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा, या फिर कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशिएंट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जैसे ही हमने एफ प्लस जी फंक्शन बोला ना, तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये फिर हम एडिशन ऑफ फंक्शन से जानते हैं, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। तो अगर एफ अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, मेरी बात को सुनो ध्यान से, एफ प्लस जी अगर मैंने बोला तो एफ प्लस जी का डोमेन क्या हो गया, एफ का डोमेन और जी के डोमेन का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर एफ अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, जी अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, तो उनका जो कॉमन डोमेन का जो कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब डी वन इंटरसेक्शन डी टू होगा, उस पर एफ प्लस जी डिफाइंड हो जाएगा। एफ प्लस जी डिफाइंड भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, और कोशिएंट भी कंटिन्यूअस होता है। एफ प्लस जी की जहां बात करेंगे ना, तो उन एफ और जी के डोमेन का वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, डिफरेंस, कोशिएंट, प्रोडक्ट सब कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर एफ हमारा सी पे कंटिन्यूस है, जी हमारा सी पे कंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी भी सी पे कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी सी पे कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी सी पे कंटिन्यूस होगा, कोशिएंट भी सी पे कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जी ऑफ सी शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में क्या बोल रहा है कि एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी।
अगर f हमारा c पे कंटिन्यूस है तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, f ऑफ x ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ c के। फिर क्या हमारा g इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू c, c पर कंटिन्यूस है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, g ऑफ x किसके इक्वल होगा, g ऑफ c के। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं f प्लस जी का, किस पर, c पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, f प्लस जी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं c पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, f प्लस जी ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फंक्शन से fx प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। ये हमने क्या लिखा, ये तो सम ऑफ फंक्शन से लिखा, हमें पता है ना, ऐसे लिखते हैं f प्लस जी ऑफ एक्स, f प्लस जी ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, या प्लस माइनस एक्स को लिखते हैं ना, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। एफ इंटू जी ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसे लिखते हैं, या एफ अपॉन जी ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसे लिखते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर लिमिट से हमें क्या पता है कि दो फंक्शन को ऐड करके लिमिट निकालो या लिमिट निकाल के ऐड करो, बात बराबर है। इसको ऐड करके हमने लिमिट निकाला है, अब इसका पहले दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के ऐड कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये तो इक्वल हो जाएगा, सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ सी, यहाँ पे देख लो इसको यूज कर लिया, इसको हमने लिख लिया एफ ऑफ सी, इसको क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ सी, फिर सम ऑफ द फंक्शन से। अब तुम इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ देखो ये लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, ये एफ प्लस जी ऑफ सी के इक्वल है। जैसे ना तुम एफ प्लस जी को एक मिनट के लिए एच फंक्शन मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एच एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ सी, ये ऐसे लिखा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, एच जो कि एफ प्लस जी फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल सा है। अब सेम लाइन पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस फंक्शन, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, एफ इंटू जी, यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। सेम लाइन पे तुम क्या कर सकते हो, ये नेक्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क में क्या है, जैसे एनसीईआरटी में एक है रिमार्क, रिमार्क में क्या लिखा है कि जैसे हमने अभी क्या बोला, हमने बोला कि अगर f कंटिन्यूस है और g कंटिन्यूस है तो f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो मान लो कि हमने अगर f और g कंटिन्यूस है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसे मतलब हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, एंड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। f अगर c पे कंटिन्यूस है और g c पे कंटिन्यूस है तो इसके ये मीनिंग हो गए। अब अगर मैंने ऐसे लिखा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड c, f इंटू जी ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना f इंटू जी ऑफ सी। इसका मतलब क्या है कि f इंटू जी भी क्या हमारा c पे कंटिन्यूस है। अब इसमें हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, f फंक्शन को ना हम एक कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ये किसके इक्वल हो गया, लैम्डा के इक्वल हो गया, और लैम्डा क्या हमारा रियल नंबर है, ठीक है।
तो एफ एक्स को अगर हमने एफ फंक्शन को एक लैम्डा फंक्शन मान लिया तो इसमें हम एफ की जगह लैम्डा पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, यहाँ पे लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ की जगह लैम्डा डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू जी सी। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि अगर हमारा जी फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस है, अगर जी फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस है तो लैम्डा इंटू जी फंक्शन वो भी क्या होगा, सी पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक हमारे पास फंक्शन एफ है, वो टू पर कंटिन्यूअस है, टू पर कंटिन्यूअस है, तो हम मैंने क्या बोला कि 3 × f, अगर मैं उस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो फंक्शन क्या होगा, टू पे कंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर हमारा g फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है तो लैम्डा इंटू जी फंक्शन भी c पे कंटिन्यूअस है, इससे ये हमें पता चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास f फंक्शन है वो टू पर कंटिन्यूअस है, टू पर कंटिन्यूअस है, तो 3 × f ये भी टू पर कंटिन्यूअस हो। अब इन पार्टिकुलर क्या ले लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू, इन पार्टिकुलर लैम्डा का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं या -1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर लैम्डा 1 लेंगे तब तो ये क्या हो जाएगा कि जी फंक्शन की कंटिन्यूटी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लोगे तब तो यही सेम रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमने लैम्डा का वैल्यू -1 लिया तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -g ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -g ऑफ सी। इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, माइनस लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -g ऑफ सी। या इसी रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है, इस रिजल्ट से ये पता चल रहा है कि जो -g फंक्शन है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, -g इन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -g ऑफ सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें इस रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि अगर g फंक्शन c पर कंटिन्यूअस है तो -g फंक्शन भी c पर कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि f फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है तो -f फंक्शन भी 2 पर कंटिन्यूअस होगा। अगर g फंक्शन हमारा, यहाँ पे अगर लैम्डा का वैल्यू -1 लिया तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि g फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है c पर, तो अगर g फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है तो -g फंक्शन भी c पे कंटिन्यूअस है। तो अगर f फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है तो -f फंक्शन भी c पर कंटिन्यूअस है। तो ये हो गया हमारा रिमार्क नंबर 1। अब आ जाते हैं बच्चों रिमार्क नंबर 2 पे। ये सब बस ऐसे ही है, इसको ध्यान से सुन लो। हो गया हमारा पेज नंबर 31 पे आते हैं। सेकेंड रिमार्क में क्या है कि अभी हमने क्या बोला कि अगर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स फंक्शन ये सी पर कंटिन्यूअस है तो ये रिजल्ट है, और जी फंक्शन अगर सी पे कंटिन्यूअस है तो ये होगा, एफ ऑफ सी नहीं एफ ऑफ सी। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया क्या, यहाँ पे भी सॉरी एफ ऑफ सी होगा, दिस इज एफ ऑफ सी, यहाँ पे एफ ऑफ सी होगा। ठीक है, एफ ऑफ सी नहीं जी ऑफ सी होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो किसके इक्वल होगा, जी ऑफ सी के इक्वल होगा। अब देखो क्या है, अगर एफ फंक्शन हमारा सी पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ सी के। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, अगर जी फंक्शन हमारा सी पे कंटिन्यूअस है तो जी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू सी पर किसके इक्वल होगा, जी फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू के। अब हमें पता है कि एफ सी पे कंटिन्यूअस है, जी सी पे कंटिन्यूअस है, तो इनका जो कोसिएंट फंक्शन होगा, मतलब एफ अपॉन जी फंक्शन होगा, वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट एफ अपॉन जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ अपॉन जी ऑफ सी के इक्वल होगा। ये हमें पता है ना, तभी तो एफ अपॉन जी फंक्शन क्या होगा, सी पे कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इसमें हम ले लेते हैं इन पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर एग्जांपल में क्या करें, लेट एफ फंक्शन को हमने एक कांस्टेंट फंक्शन लैम्डा मान लिया, तो यहाँ पे लैम्डा पुट कर देते हैं, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी, ये क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन जी एक्स, यहाँ भी लैम्डा पुट कर देते हैं, ये क्या होगा लैम्डा अपॉन जी ऑफ सी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर g फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है
तो लैम्डा अपॉन जी फंक्शन भी सी पे कंटिन्यूस है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर जी फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है तो 3 अपॉन जी या 4 अपॉन जी या 5 अपॉन जी फंक्शन क्या हमारा 2 पे कंटिन्यूस है। मतलब अगर जी फंक्शन है, या फिर तुम ऐसे बोलो कि जी फंक्शन अगर हमारा सी पे कंटिन्यूस है तो क्या मैंने बोला 3 अपॉन या लैम्डा अपॉन जी क्या हमारा सी पे कंटिन्यूस होगा। जैसे इसको तुम मान लो कि हमारे पास एक जी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 3 अपॉन जी ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 2 पे। 4 अपॉन जी ये भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 2 पे। इसमें फिर हमने क्या किया, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी -1 अपॉन जी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -1 अपॉन जी ऑफ सी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर जी फंक्शन हमारा क्या है सी पे कंटिन्यूस है तो -1 अपॉन जी फंक्शन भी क्या होगा सी पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये क्लियर होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं, अब बच्चों आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे। एग्जाम्पल 16 में क्या है, बोल रहा है प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन, prove that every rational function is continuous। हमें क्या प्रूव करना है कि जितने भी रैशनल फंक्शन होते हैं ना वो कंटिन्यूस होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो रैशनल फंक्शन होता क्या है। रैशनल फंक्शन को अगर हमने एफ एक्स बोला तो वो होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म का। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, अभी मैं रैशनल फंक्शन समझा रहा हूं, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैंने बोला क्या कि एफ एक्स हमारा एक रैशनल फंक्शन है तो एफ एक्स किस फॉर्म का होगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म का होगा। और पी एक्स और क्यू एक्स क्या होगा, हमारा दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होगा। ये हो गया इसमें। अब इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटा दो जहां पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो रहा है, ये उसका डोमेन हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन का। ठीक है, इसको एक बार हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, ऐसे दे रखा है फंक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस 4x माइनस 5x माइनस एक्स माइनस 20, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स क्या हो गया रैशनल फंक्शन। अब अगर मैं डोमेन ऑफ एफ फंक्शन की बात करूं तो ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटाओगे जहां पे ये फंक्शन, इसको मान लो कि हमने इसको माना पी एक्स फंक्शन माना, इसको हमने मान लिया क्यू एक्स फंक्शन। तो जहां पे क्यू एक्स फंक्शन 0 हो रहा है, जिस एक्स पर क्यू एक्स फंक्शन 0 हो रहा है ना उसको हटा देना है। तो ऑल रियल नंबर से किस एक्स को हटाना है, किस एक्स पर क्यू एक्स फंक्शन 0 हो रहा है, एक तो 5 पर एक तो -4 पे। यहाँ पे तुम एक्स का वैल्यू -4 डालोगे पूरा 0 हो जाएगा, 5 डालोगे ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, किस एक्स को हटाना है हमें, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड -4। इसका मतलब डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से हमें एक तो -4 हटा देना है एक तो 5 हटा देना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा रैशनल फंक्शन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन ले लिया, अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, अब सॉल्यूशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, इसको हमने बोल दिया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स बोल दिया, और वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन
एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू एक्स हमने बोला जीरो के इक्वल नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसमें लेट C belongs to R minus such that QX is not equals to zero। एक हमने एलिमेंट एक रियल नंबर लिया, कैसा रियल नंबर लिया, जो जिस रियल नंबर पे डिनोमिनेटर फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। मतलब C किस सेट का एलिमेंट है, ऑल रियल नंबर माइनस दोज एक्स सच दैट क्यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमने एक ऐसा रियल नंबर लिया जिस रियल नंबर पे डिनोमिनेटर फंक्शन जीरो नहीं हो रहा है, तो वो रियल नंबर क्या होगा, वो इस एफ एक्स फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होगा, एफ एक्स फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, वो ऐसे ही होगा ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स को क्या हमने बोला, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब फिर लिमिट की प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी पी ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी क्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे लिमिट पुट कर देंगे पी ऑफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ सी। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी सी अपॉन क्यू सी, बस रहने तो इसको। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, ठीक है, क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या हमें पता चल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी नहीं लिख सकते हैं। देखो ना, इसमें अगर तुम सी डालोगे तो क्या मिलेगा, पी सी अपॉन क्यू सी, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ सी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। दिस इंप्लाइज दैट सी क्या हमारा, सी पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है, तो यहां से हमें पता चला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये हो गया क्लियर। या फिर हम ऐसे बोलें, या फिर हम इसको ऐसे बोलें कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ना, वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा, और क्यू एक्स भी क्या हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पी एक्स कंटिन्यूअस है, क्यू एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर दिखाना चाहते हो तो क्या करो कि पी एक्स और क्यू एक्स फंक्शन, ये एफ एक्स फंक्शन के डोमेन का एक एलिमेंट उठा लो, फिर उस पर दिखा दो कि क्या हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस है, और एफ एक्स हमारा क्या पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, मतलब एफ एक्स क्या एक रैशनल फंक्शन है, तो हो गया एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 17 में। बच्चों क्या है इसमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 17। तो साइन फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसकी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, मतलब ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे ही होता है ना कर्व साइन एक्स फंक्शन का। ये जीरो हो गया, यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम 1, यहाँ पे मिनिमम क्या होता है -1। तो ये होता है साइन फंक्शन, ये हो गया π/2, दिस इज पाई, या -π/2 -पाई -3π/2 -2π, ऐसे होता है साइन फंक्शन का कर्व। तो ये कर्व देख के ही तुम्हें पता चल रहा है कि ये तो एक हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। एवरीवेयर कंटिन्यूस बोलने का मतलब साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। अब ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कैसे करेंगे, डोमेन ऑफ साइन एक्स फंक्शन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। मान लिया कि लेट सी बिलोंग्स टू आर, हमने क्या मान लिया, सी मान लिया कि क्या है, रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। अब हमें दिखाना है क्या कि फंक्शन जो है साइन एक्स फंक्शन, ये क्या हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। अगर मैंने ये दिखा दिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स मीन्स साइन एक्स, अगर ये एफ ऑफ सी मीन्स साइन ऑफ सी के इक्वल है, अगर ये दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। दिस इंप्लाइज साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है,
अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो ये रास्ता है कि हम लोग ऐसे लिमिट निकालते हैं ना, लिमिट मान लो कि हमें लिमिट निकालना है एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ एक्स का लिमिट निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। एक तो ऐसे भी लिमिट लिख सकते हैं, ऐसे लिमिट निकालो या ऐसे लिमिट निकालो, बात तो बराबर है। दूसरी बात कि अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए पर निकालना है तो ए माइनस एच, ये क्या हो गया हमारा एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये लिमिट से पता होगा। और लिमिट अगर मैंने लिखा एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये ए पर क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, ये पता होगा लिमिट से, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि साइन एक्स फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू सी पर और साइन फंक्शन का वैल्यू सी पर ये इक्वल है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात लिखा है, चाहे तुम ऐसे लिमिट निकालो चाहे ऐसे लिमिट निकालो। इसी में अगर हमने h को निगेटिव माना ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, और इसमें हमने सॉरी h को निगेटिव माना हाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, और h को पॉजिटिव माना तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लिमिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या बोला, लिमिट, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इकट्ठे आ रहा है, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच को कर दिया हमने ज़ीरो और यहाँ पे क्या कर दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एच कर दिया। ठीक है, एक्स प्लस एच नहीं, सी प्लस एच। ठीक है, ऐसे कर दिया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए क्या हो गया, इंटू कॉस बी तो कॉस एच प्लस कॉस ए तो कॉस ऑफ सी, ए का काम कर रहा है सी, इंटू साइन एच, ऐसे लिख लिया। फिर हमें क्या पता है कि साइन सी ये क्या है हमारा, ये तो कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, एच हमारा वेरिएबल है, लिमिटिंग वेरिएबल है, तो सी तो कांस्टेंट का काम कर रहा है। सी हमारा किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। तो पहले तो इसको हम लिमिट की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ऐसे अलग अलग कर लिया, साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एच प्लस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एच, ऐसे अलग अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें पता है क्या, लिमिटिंग वेरिएबल क्या, एच, तो इसका मतलब कि ये तो कांस्टेंट का काम कर रहा है सी, ये तो आ जाएगा लिमिट से बाहर। तो इसको हमने क्या लिखा, साइन ऑफ सी यहाँ पे ऐसे बाहर कर दिया और लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ एच कर दिया। यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कॉस ऑफ सी, तो ये हो गया कॉस ऑफ सी इंटू लिमिट एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ एच। ठीक है, अब बच्चों तुम ऐसे देखो कि कॉस फंक्शन का लिमिट क्या होगा जीरो पे। ये लिमिट में तुम्हें पता होगा कि हम लोग क्या करें, एच इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ पुट कर दें, ये लिमिट से आता होगा। अगर नहीं आता है तो ग्राफ तुम देख सकते हो, कॉस फंक्शन का कर्व कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ये जीरो है। तो अगर तुम जीरो को लेफ्ट से अप्रोच करो या जीरो को राइट से अप्रोच करो, कॉस फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा, वन की ओर। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा वन। चाहे जीरो को लेफ्ट से अप्रोच करो जीरो को राइट से, तो कॉस फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा, वन की ओर। और साइन फंक्शन का कर्व जीरो पे क्या होता है, देख लो ऐसा ही होता है ना। अगर तुम जीरो को लेफ्ट से अप्रोच करो या जीरो को राइट से अप्रोच करो, साइन फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा, इधर से जीरो की ओर, इधर से भी जीरो की ओर। इसका मतलब ये जो लिमिट लिखा है ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, और यहाँ पे ये जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, वन। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, वन, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, जीरो। या फिर तुम ऐसे देखो, एच इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ पुट कर दो तो कॉस ऑफ जीरो वन होता है, यहाँ एच इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो तो साइन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो फाइनल हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ सी, ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिला, वन, इसका लिमिटिंग वैल्यू, प्लस कॉस ऑफ सी
इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गया 0। तो 0 इंटू कॉस सी 0, 1 इंटू साइन सी, ये क्या मिल गया हमें साइन ऑफ सी। अब फाइनल तुम इसे देखो, इसको देखो, ये किसके इक्वल आ गया, ये साइन सी के इक्वल आ गया नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी, साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज डैट साइन ऑफ x फंक्शन is continuous at x is equals to c. This implies that sin x is कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जितने भी रियल नंबर है ना उस पर साइन एक्स फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो साइन एक्स अगर सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया तो फिर साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ये बात आ गई समझ में। सेम लाइन पे cos x फंक्शन को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि cos x भी हमारा क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। बट tan x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन तो है बट एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज tan x फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है। अब मेरी बात को सुनो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन कॉस टैन कॉस सिकेंट सिकेंट और कोट टेंजेंट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये अपने डोमेन पर कंटिन्यूस होते हैं, याद रखना, ठीक है। जिसमें सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और बाकी टेन एक्स कोसिकेंट एक्स सिकेंट एक्स और कोट टेंजेंट एक्स ये कंटिन्यूस होता है। अब तुम बोलोगे कि टेंजेंट फंक्शन में क्या होता है कि वो तो साफ साफ दिखता है कि वो π/2 पे टूट गया, तो जिस पॉइंट पर वो टूटता है ना या जंप मारता है उस वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, इसको याद रखो, ठीक है। जैसे tan x क्या हुआ, π/2 पे ब्रेक करता है, ग्राफ अगर तुम्हें आता होगा tan x का तो π/2 पे ब्रेक करता है। sin x क्या होता है, पाई के इंटी है, कोसिकेंट x कोसेक x फंक्शन क्या होता है, वो किस पर ब्रेक करेगा, वो पाई पर ब्रेक करेगा, 2 पाई पे माइनस पाई पे, इस सब पे ब्रेक करेगा। तो जिस पॉइंट पर वो ब्रेक करता है ना या टूटता है उसका कर्व, वो पॉइंट कोसेकेंट x फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, जिसमें से साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूस। एवरीवेयर कंटिन्यूस बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटिन्यूस भी हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शन वेयर साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एक बच्चों एक एग्जाम्पल और हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय tan x is a continuous function। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो tan x फंक्शन है ना वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो प्रूफ करने के जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स फंक्शन को क्या बोलते हैं, टेन एक्स फंक्शन होगा हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स फंक्शन। अब अगर हमें डोमेन निकालना है टेन एक्स फंक्शन का तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटाएंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर फंक्शन डेट इज कॉस एक्स फंक्शन 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस एक्स सच डैट कॉस एक्स कहाँ 0 होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फंक्शन का डोमेन हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि tan x फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एक लाइन में तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि वी नो डैट कोसिएंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक लाइन में लिख सकते हो इसका आंसर, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू tan x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। फुल मार्क्स मिल जाएंगे,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लाइन लिखना होगा तुम्हें कि वी नो डैट द कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हमारा प्रूफ हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। दूसरा क्या है, थोड़ा अगर लिखना चाहते हो, थोड़ा लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिखो कि लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। हमने एक सी उठा लिया, किसके डोमेन से, tan x फंक्शन के डोमेन से एक हमने पॉइंट उठा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स, जिसको हमने क्या बोला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स को हमने बोला tan x, इसको हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, tan x हमारा क्या है, sin x अपॉन cos x। फिर लिमिट की प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, अलग अलग लिमिट हो जाएगा, न्यूमरेटर पे अलग लिमिट लेंगे और डिनोमिनेटर पे हम लोग क्या लेंगे, अलग लिमिट लेंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हमने बोला है साइन ऑफ सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम लाइन पे कॉस ऑफ सी, तो ये क्या हो जाएगा, टैन ऑफ सी। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू टैन ऑफ सी को तुम क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ सी लिख सकते हो, ठीक है, एफ ऑफ सी। इससे हमें क्या पता चला कि टैन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कंटिन्यूअस है, दिस इंप्लाइज दैट टैन एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो यहां से हमें क्या पता चला, tan x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चों बात आ गई समझ में, यहाँ पे क्या मैंने बोला कि एक तो ये रास्ता है कि वी नो डैट tan x जो फंक्शन है इज द, एक तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि tan x जो फंक्शन है कोशिएंट है टू कंटिन्यूअस फंक्शन का, हेंस we know that the quotient of two continuous function is a continuous function, hence tan x is a continuous function। एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है, ऐसे दिखा दो, ये भी काम चल जाएगा। बच्चों अब हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18, दो एग्जाम्पल्स और बचे, एग्जाम्पल 19 एंड एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 19 और 20 से पहले एक थ्योरम है पेज नंबर 158 में, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम नंबर 2। देखो ये थ्योरम नंबर 2 है हमारा, उसके बाद ये एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल 20। ये थ्योरम नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बेस पे हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल 20। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 5.1। जितने क्वेश्चन है ना 1 2 3 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अप टू 34 क्वेश्चन तक। तो भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर हम लोग कर भी तो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को, हर एक थ्योरी को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 2, देन एग्जाम्पल 19 20, देन एक्सरसाइज 5.1। ओके।